नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड पीजीटी जीआईएससी जो लेक्चर का पेपर होता है 2018 का पेपर, उस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमारे वो गलत भी हो जाते हैं। तो या उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपका गलत ना हो, तो आज हम इस पेपर को हल करेंगे। यूके पीएससी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2018 का ये पेपर है। एक ठीक ठाक पेपर है, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करें उससे पहले एक सूचना है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी। इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ये जो मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है इस पे भी आप व्हाट्सएप करके इसका लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हम सभी प्रकार के हिंदी माध्यम में समाजशास्त्रीय परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। अगर आपकी और कोई क्यूरीज है तो भी आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है कि एससी दुबे ने अपनी कीर्ति एन इंडियन विलेज हेतु किस गांव का अध्ययन किया? तो देखो, रामपुरा गांव का अध्ययन किया था एमएन श्रीनिवास ने। राणावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन है वो किया था बीएस चौहान ने, ब्रिजराज चौहान ने। छानूखेड़ा अभी मुझे याद नहीं आ रहा। समीरपेट हमारा क्वेश्चन था कि एससी दुबे ने एन इंडियन विलेज, जो कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो 1955 में आई थी, ये किस गांव का अध्ययन करता है? तो ये समीरपेट गांव का अध्ययन करता है। उस समय जब ये स्टडी किया गया था ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब ये तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, इनको सिस्टर्स कहते हैं, तो इनके बीच में हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में होता है। अब क्वेश्चन यहां आ सकता है, अभी एक एग्जाम में आया भी था, 15-20 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, मुझे पता नहीं आ रहा कि वो किस में हुआ था। तो आया था इस समीरपेट गांव का अध्ययन किस पद्धति से किया? तो देखो, इस की अध्ययन पद्धति थी वो मुख्य रूप से अंतर अनुशासन पद्धति थी। क्या थी? अंतर अनुशासन पद्धति, इंटरडिसिप्लिनरी पद्धति थी, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो एक विशाल दल, अध्ययन दल इनके साथ में किया गया था, जिन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया था। साथ में इन्होंने जो लिखा उसमें जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है उसकी झलक भी देखने को मिलती है। तो ये था। तो इस प्रकार से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी आपके सही हो सकते हैं। आगे, डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? सी, डेविड कपूर। ये इन्होंने फैमिली की एक आलोचना की है कि इसको कुपर, डेविड कुपर, आलोचनात्मक रूप से ये बुक लिखी गई है जिसमें ये परिवार की समाप्ति की बात कर रहे हैं। ये एक विवाद का विषय है, नमस्कार, कि इन फ्यूचर परिवार है वो कैसे होंगे, क्योंकि परिवार का जो है वो बदलता जा रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकांकी परिवार हो गए। अब एक कंसेप्ट चल पड़ा है नो किड्स, बच्चे नहीं करना। शादी तो करते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते और इन फ्यूचर शादी भी नहीं करेंगे। तो ये डेथ ऑफ फैमिली की बात है वो। आगे है पिगमेलियन प्रभाव वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है? पिगमेलियन प्रभाव क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे प्रश्न है कि ये जो वाक्यांश है वो किसकी रचना से लिया गया? जॉर्ज बर्नार्ड
शा, जॉर्ज बर्नार्ड शा की पुस्तक है, इनका नाटक ही है, पिगमेलियन से लिया गया है। तो इसमें दूसरों की अपेक्षाएं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है उसके बारे में इसको माना जाता है। आगे है, किसने नातेदारी के दो प्रकार, वर्गात्मक और वर्णात्मक, मैं आपके कमेंट पे लास्ट में चर्चा करूंगा। वर्गात्मक और वर्णात्मक, डी एल एच मॉर्गन, लुइस हेनरी मॉर्गन। तो वर्गात्मक नातेदारी जिसमें एक वर्ग होता है उसमें कई आ जाते हैं, जैसे कि अंकल है, अब अंकल में कई जो है वो आ जाते हैं। आंट है, आंट में कई नातेदार आ जाते हैं। अब हम चाचा, ताऊ, मामा, इन सब के लिए अंकल शब्द है वो यूज कर सकते हैं। तो इससे एक वर्ग बना दिया, कैटेगरी बना दी, इसमें कई आ गए। नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने जो चलता है वो वर्णात्मक नातेदारी होती है, एक पर्टिकुलर, जैसे अब मौसा, चाचा और फूफा, ये तीन है तो तीनों के लिए अंकल एक ही है, तो ये कैटेगरी हो गई, अम्मा हो गया, इस प्रकार से। तो मॉर्गन ही है, डी इसका। ये 2018 का, शायद तक मुझे याद आ रहा है 2018 है, यूके यानी उत्तराखंड पीजीटी। आगे है, शिल्प यानी कारीगरी की मूल बिल्कुल कंप्लीट होगा। कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया? यहां पे ऑप्शन में आप दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, बी और डी, बी और डी। तो देखो ये ए बी सी डी, डी इसका राइट आंसर है, टी बेबलिन, टी बेबलिन। टी बेबलिन ने जो शिल्प यानी जो कारीगरी जातियां मुख्य रूप से जाता है, जिसमें प्लम्बर है, लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, सोने काम है, तो इसमें इन्होंने अंतर है वो किया है। एक इसमें रचनात्मकता होती है और जब व्यापार का उपयोग किया जाता है तो उसमें लाभ की प्रधानता होती है। एक अपना चित्रकार होता है, वो चित्र बेचने के लिए बनाता है तो वो जल्दी जल्दी चित्र बनाता है, और एक चित्रकार जो केवल चित्र बनाने के लिए ही चित्र बनाता है तो वो कारीगरी होगी उसकी, वो उसकी रचनात्मकता होगी। 6 नंबर है, निकटा विगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। आपके जो भी कमेंट है मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। निकटा विगमन निषेध है उसका सार्वभौमिक, निकटा विगमन यानी जो निकट के संबंधी हैं उनके बीच में यौन संबंधों को लेकर कुछ बंदिशें होती है। जैसे शादी की बात करें तो भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, कुछ अन्य रिश्तेदार हैं जो निकट के हैं उनमें नहीं हो सकती, तो ये निकटा विगमन है। तो ये सभी समाजों में पाया जाता है। निकटा विगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों में प्राकृतिक अरुचि का होना है। प्राकृतिक अरुचि का होना जरूरी नहीं है, हो सकता है जो जन्मजात संबंध हो उनमें तो मान भी ले हम, लेकिन जैसे ससुर बहू, ये भी एक निकटा विगमन निषेध का एग्जाम्पल है। तो ये
निकट संबंधियों को, यौन संबंधों को रोकने के लिए एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम तरीका है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। आगे है, यही इसी प्रकार का प्रश्न है कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामाजिक क्रिया आर्थिक क्रिया का परम लाभ अर्जित करना नहीं होता, बल्कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य परम लाभ अर्जित करना नहीं होता है। तो इसमें देखो, समाजवाद और पूंजीवाद है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, समाजवाद अधिकतम लोगों को सुविधा देना चाहता है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। समाजवाद का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, लोगों की भलाई करना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। सी आप बता रहे हैं वो गलत है। ए, दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि समाजवाद जो समाज के लिए है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। आगे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आता है? कई बार समाजशास्त्र को समाज विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन यहां पे प्रश्न है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ निकलता है समाज का विज्ञान। क्या निकल के आता है? समाज का विज्ञान। आगे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि मैं कहता हूं कि समाजशास्त्र को कई बार समाज विज्ञान भी लिखा जाता है, यह सामाजिक विज्ञान की मुख्य है, वो मुख्य शाखाएं हैं। ए, विज्ञान की, तो विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। एक शुद्ध विज्ञान, जिसे विज्ञान भी लिखा जाता है, इसे प्राकृतिक विज्ञान भी लिखा जाता है, और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? सोशल सिस्टम, एक व्यवस्था जो चली आ रही है या चलती जा रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है। इसका विलोम शब्द हम देखें तो क्या हो जाता है? सामाजिक व्यवस्था का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सामाजिक अव्यवस्था। तो अव्यवस्था किससे होती है? जब सामाजिक व्यवस्था नहीं चल रही है। कहां से क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, इसको खुद आपको खुद का विश्लेषण करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति की ये अलग अलग होती है। जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की हमारी तैयारी अच्छी होती है, उससे हमारे क्वेश्चन गलत कम होते हैं, और जिनमें हमारी प्रैक्टिस कम होती है उससे क्वेश्चन हमारे ज्यादा गलत होते हैं। ये सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए एक नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रकार्यात्मक। क्या हो जाएगा? प्रकार्यात्मक। आगे है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किससे समाज प्रकट होता है? तो एक परिभाषा है समाज की, किनकी है याद अभी नहीं आ रहा मुझे, सी राइट मिल्स की है। सी राइट मिल्स की है शायद तक। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों की परस्पर संबंधों की व्यवस्था है। तो किससे है? संबंधों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन समाज की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी समाज की एक विशेषता नहीं है? तो समाज की बहुत सारी विशेषताएं होती है। समाज परस्पर निर्भरता होती है, अन्योन्य आश्रितता होती है, इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, इसमें समानताएं और भिन्नताएं होती है, समाज अमूर्त होता है, इसमें परस्पर व्यक्तियों के प्रति चेतना पाई जाती है। ये कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन ये डी एक विशेष उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन जीना ही उद्देश्य है। विशेष उद्देश्य किसका होता है? याद रखना, विशेष उद्देश्य समिति का होता है। जो एसोसिएशन है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है समिति भंग हो जाती है। इसलिए समिति क्या होती है? अस्थायी होती है। समाज, समुदाय ये नेचुरल है, ये अपने विकसित हुए हैं। आगे है, समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है। नेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना था तो आप लास्ट में हम इस पे चर्चा कर लेंगे। समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। बी और सी ऑप्शन आ रहे हैं, तो ज्यादातर बी आ रहे हैं, तो बी बिल्कुल राइट है, किंग्सले डेविस। समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है। हो सकता है इतना ही आ जाए। किसने समुदाय को एक छोटा क्षेत्रीय समूह कहा? किसने कहा? किंग्सले डेविस ने कहा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों को इंगित करता है? सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां क्या क्या है? तीरक है, सब कर्ता भी इकाई ही है, वे परिस्थिति है जो धारण करता है, भूमिका है, क्रिया है, ये सब इसकी इकाइयां ही है। आगे है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। एमजे हर्स्कोविट्ज। किसने कहा? हर्स्कोविट्ज ने। किसने कहा? हर्स्कोविट्ज ने ये कहा कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेना ही संस्कृति है। होबेल ने क्या कहा कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। जो ऐप पर वीकली टेस्ट होते थे वो आपको वही है, कहीं गए नहीं है, उनका फोल्डर हमने चेंज किया है। एमसीक्यू सारे एक साथ आ जाएं, इसलिए तो आप ये जो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है इस पे अगर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कहां पर है। वो हमने टॉपिक वाइज करवाए थे पीछे, जो दिसंबर और बाद में हमने जून का, जो मई और जून में जो हमने एमसीक्यू करवाए थे, वीकली टेस्ट करवाए थे, उनको टॉपिक वाइज करवाया था, तो उसी टॉपिक में हमने वो डाल दिए हैं। आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति कौन मानता है? तो कौन मानता है? हर्बर्ट मीड। कौन मानता है? हर्बर्ट मीड। 17 नंबर है, निम्न में से
कौन सा एक औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? औपचारिक नियंत्रण, फॉर्मल कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं है। इसका बताइए 70वें का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। ए बिल्कुल राइट, ए प्रथा। देखो ये 3-4 चीजें होती है जनरीति, जो बीयरस्टीड ने बताया था, जनरीति, प्रथा और कानून। जनरीति, प्रथा और कानून, इनमें कानून, सैन्य शक्ति, जेल, पुलिस, सरकार, ये सब औपचारिक संस्थाएं हैं। प्रथा, जनरीति, रिवाजें, रूढ़ियां, ये सब अनौपचारिक है। आगे है 18 नंबर, अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है वो किसने दिया? विल्फ्रेड प्रेटो ने दिया। किसने दिया? विल्फ्रेड प्रेटो ने दिया। अब एक प्रश्न जो मैं बार बार आपको बताता हूं, आया भी था अभी लेटेस्ट 15-20 दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था समाजशास्त्र का, उसमें आया था, क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने नहीं दिया? तो देखो ये वैसे चारों के चारों सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, स्पेंगलर, टाइनबी, प्रेटो और सेरोकिन। अगर क्वेश्चन यहां पे ये आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको आंसर देना है कि ये और ये तीनों चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन सेरोकिन है वो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सेरोकिन को लेकर थोड़ा दिक्कत है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन में आ जाए कॉम्टे, मार्क्स, स्पेंगलर, प्रश्न यहां बनता है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं, सॉरी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, तो भी सेरोकिन है। तो सेरोकिन का सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत का भी है और इसे हम उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहते हैं। सॉरी स्पेंगलर नहीं, स्पेंसर, मैं गलत बोल गया, स्पेंसर। अगर ऑप्शन में हो निम्न में से कौन सा चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए कॉम्टे, बी मार्क्स, सी स्पेंसर, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरोकिन। तो सेरोकिन का सिद्धांत है वो, उसे हम उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये दोनों में आ जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे है, कौन सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन? मानव प्रसन्नता, विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण, उद्विकास। तो विकास नहीं है, प्रगति है। विकास परिवर्तन है, विकास वृद्धि है। जबकि कोई प्रोग्रेस हो, यानी जब हम वृद्धि बोलते हैं तो वो विकास है, लेकिन प्रगति इच्छित दिशा में, हम जो चाहते हैं उस दिशा में वृद्धि है। आगे है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है तो देखो जाति, गोत्र, बंधुत्व, ये प्रदत्त के हैं और वर्ग है वो अर्जित परिस्थिति का एग्जाम्पल है। आगे है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुकरण करते हुए भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया? तो इसमें मुख्य रूप से डी होगा, लुई डियूमा और जीएस
घुरिये, लियू डेमा और जीएस घुरिये, ये संरचनात्मक प्रकार्यवादी है और ये मार्क्सवादी है। आगे है, कौन मानते हैं कि सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर चीजों पर निर्भर करते हैं। सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अस्तित्व के लिए बाहर कुछ चीजों पर अस्तित्व करते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? जैक्स डेरिडा, जो इनका विखंडनवाद का सिद्धांत है, उसमें ये इस चीज की चर्चा है वो करते हैं। आगे है, किसने आत्म का प्रस्तुतिक लिखी और भूमिकाओं के अधिनियम की बात है वो की? तो आत्म का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंट ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो क्या हो जाएगा? इरविन गोफमैन। पुस्तक का नाम है प्रेजेंट ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिसमें भूमिकाओं की बात करते हैं और फ्रंट और बैक की भूमिकाओं की बात है वो करते हैं। आगे है, किसने थियोरिटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी? थियोरिटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर के द्वारा। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा। आगे, संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है। संरचनावाद, देखो इसमें ये आधुनिकतावादी है, एल्थ्यूजर है वो नव मार्क्सवादी है, जैक्स डेरिडा विखंडनवादी है, तो और जो लेवी स्ट्रास है वो संरचनावादी। अब यहां पे पूछा है कि संरचनावाद का प्रखर मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी इसमें कौन हो जाते हैं? एल्थ्यूजर हो जाते हैं। यहां संरचनावाद का अगर प्रखर वक्ता आता तो ये ठीक था, लेकिन यहां पे प्रखर मार्क्सवादी आया, क्योंकि जो देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो जो फ्रांस है वो संरचनावादियों का गढ़ है, ठीक है। ब्रिटेन और जो अमेरिका है वो प्रकार्यवादियों का गढ़ है। जर्मनी है वो अंत्यक्रियावादी या क्रिटिकल या मार्क्सवाद का गढ़ है। आगे है, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किनकी पुस्तक है? एंथनी गिडेंस की पुस्तक है। आगे है विखंडनवाद का, अभी मैंने चर्चा की, विखंडनवाद किसने दिया? विखंडनवाद है वो जैक्स डेरिडा। माइकल फुको है वो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। आगे है, तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। लैंग्वेज पे, पागलपन पे किसने चर्चा की है? माइकल फुको ने चर्चा की। किसने किया? माइकल फुको ने कामुकता पे, पागलपन पे, इन पे चर्चा है वो की है। आगे, आर्थिक निर्धारणवादी
तो इनमें से आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? मार्क्स है। कौन है? मार्क्स है। अगर मार्क्स नहीं होता यहां तो हम ओकब्रन को भी सही कर सकते थे। अगर यहां पे आता सांस्कृतिक निर्धारणवादी कि निम्न में से कौन सा एक सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, तो हमारा आंसर क्या होता? बताइए फटाफट। 29 नंबर है कि प्रश्न ऐसे आए कि निम्न में से कौन एक आर्थिक निर्धारणवादी है, सॉरी सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, तो कौन हो जाएगा? सेरोकिन। कौन हो जाएगा? सेरोकिन। मार्क्स है वो आर्थिक निर्धारणवादी है, ओकब्रन को आर्थिक या प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। वैसे मैकआइवर भी उस श्रेणी में आ जाता है। आगे है किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है? वर्ग यानी क्लास कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, तो किसका जुड़ा हुआ है? मार्क्स से जुड़ा हुआ है। किसका? मार्क्स का नाम है वो इससे जुड़ा हुआ है। आगे है यांत्रिक और सामयिक एकता का विवेचन किसके द्वारा किया गया? यांत्रिक और सामयिक एकता का विवेचन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये भी आपको पता ही है किसके द्वारा किया गया है? इमाइल दुर्खिम के द्वारा। इमाइल दुर्खिम, इन्होंने पूंजीपति और श्रमिक। आगे है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आंख बंद करके हम इमाइल दुर्खिम कर सकते हैं। आगे इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण का प्रयोग किया? ए पावन पतित, बी अनुष्ठानिक अतिवाद, सी अलौकिक धर्मनिरपेक्ष, डी पवित्र और लौकिक। सभी का आंसर डी है, बिल्कुल राइट, पवित्र और लौकिक। इस लोक से संबंधित और इस लोक से बाहर जो शक्तियां हैं, तो जो इस लोक से संबंधित चीजें होती है वो पवित्र अपवित्र होती है। आगे है मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का एक प्रकार नहीं है? तो कुल 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात है वो इनके द्वारा की गई थी। तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया और मूल्यांकनात्मक क्रिया। अंत्य क्रिया के द्वारा इनके द्वारा चर्चा नहीं की गई है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो इसकी मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार इनके द्वारा बताए गए थे, जो अभी मैंने बताए थे। आगे है सत्ता को, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं जब मैं उनका एक्सप्लेन करता हूं तो मान के चलिए कि 5-7 आगे के क्वेश्चन उस एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो सत्ता का वैधानिक, परंपरागत और चमत्कारिक सत्ता के रूप में वर्गीकृत किसने किया? तो ये भी किनका है? मैक्स वेबर के द्वारा ही किया गया है। ये बहुत आसान है तो इसलिए मैं इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। संदर्भ का क्रिया ढांचा किससे संबंधित है? संदर्भ का क्रिया ढांचा, देखो जब क्रिया की बात आती है तो क्रिया में, सामाजिक क्रिया में 3-4 लोगों के नाम आते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर का आता है, जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा ही सामाजिक क्रिया के आधार पर दी है। दूसरा पार्सन्स, तीसरा हैबरमास। तो क्रिया
संदर्भ का क्रिया ढांचा किससे संबंधित है? टालकट पार्सन से संबंधित है। तो इन्होंने सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम और सोशल एक्शन के ढांचे का विश्लेषण है वो प्रस्तुत किया है। आगे 38 नंबर, निम्न में से किसने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया? तो प्रक्रियात्मक सिद्धांत से बात करें तो मार्क्स तो है ही नहीं, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, ए और तीन। आगे है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया? सामाजिक संरचना के कितने प्रकारों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया? 4 प्रकारों का। कितने? 4। सार्वभौमिक, अर्जित, सार्वभौमिक प्रदत्त, विशिष्ट अर्जित और विशिष्ट प्रदत्त, ये 4 प्रकारों का उल्लेख है वो इनके द्वारा किया गया था। आगे है, प्रत्याशित समाजीकरण का सहप्रत्यय किनके द्वारा विकसित किया गया? तो यहां भी अपने पास कोई ज्यादा वो है नहीं, पर इस प्रत्याशित है वो सापेक्षिक वंचना से संबंधित है। सापेक्षिक वंचना का संबंध है वो स्टाउफर से संबंधित है। फिर इसके आधार पर संदर्भ समूह का कंसेप्ट आता है। संदर्भ समूह का कंसेप्ट है वो सर्वप्रथम हाइमन के द्वारा दिया गया 1942 में, और उसको बाद में इस पे विस्तार से जो चर्चा की है वो की है आर.के. मर्टन ने। कौन प्रकार, अब इसमें ये पिछले जो मैंने करवाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सापेक्षिक वंचन की। तो सापेक्षिक वंचन का कंसेप्ट किसने दिया? स्टाउफर ने। इनकी पुस्तक है अमेरिकन सोल्जर्स, उसमें इन्होंने ये अध्ययन किया। फिर हाइमन ने स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी में संदर्भ समूह की बात की और उसे समाजशास्त्र में विस्तृत प्रयोग किया मर्टन ने, और साथ में इन्होंने संदर्भ व्यक्ति की भी बात की। आगे है, कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्रकार्यवादी सिद्धांत अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो कॉम्टे से ही हम इसकी शुरुआत मान सकते हैं। स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मेलोवंस्की, ब्राउन, स्पेंसर, पार्सन्स, किंग्सले डेविस, विल्फ्रेड मूर, ये सब प्रकार्यवादी है। पीवी यंग नहीं है, पीवी यंग प्रकार्यवादी नहीं है। आगे स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी हिंदी में हम इसके लिए यूज करते हैं। एथनो यानी लोक, मेथोडो यानी विधि, लॉजी मतलब लोक विधि विज्ञान, लोक विधि विज्ञान या जन विधि विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया? हेराल्ड गारफिंकल ने दिया। किसने दिया? हेराल्ड गारफिंकल के द्वारा दिया गया। आगे है 43 नंबर, एमएन श्रीनिवास ने अपने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया?
आपके कमेंट पे चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। तो किस पे किया? 1952 में इनकी पुस्तक आई थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूग्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 के अंदर इसमें इन्होंने चर्चा की। अगर ऑप्शन में यहां ये नहीं होता, अगर ऑप्शन में यहां क्या होता, यहां ऑप्शन होता जेंडर, मेथड, ऐसी इनकी एक पुस्तक है, एंड सोसाइटी। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए नहीं है, ए ये बुक है ही नहीं, मान लेते हैं कि ये बुक ऑप्शन में नहीं है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। आगे है 44, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया? तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी AR देसाई। किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? अंबेडकर, लुईस ड्यूमा, आंद्रे बितेई, DP मुखर्जी। तो किन के द्वारा ये समझा गया? तो जाति के आधार पर कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्करण पर आधारित है। लुईस ड्यूमा। 46, पीजेंट नेशनलिज्म ऑफ गुजरात, पीजेंट नेशनलिज्म इन गुजरात। बताइए 46वें का गलत आंसर दे रहे हैं आप। देखो एक पुस्तक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये पुस्तक AR देसाई की है। और ये जो पुस्तक है ना पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया, ये डेविड हार्डीमैन की है, डेविड हार्डीमैन। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये AR देसाई की है। किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? जाति मूल रूप से एक मानसिक, A BR अम्बेडकर, B SC दुबे, C AR देसाई, D MN श्रीनिवास। आप सभी का आंसर आ रहा है A BR अम्बेडकर, बीच में एक ऑप्शन है B SC दुबे। तो SC दुबे नहीं है, AR देसाई नहीं है। जाति से संबंधित कथन है वो या तो ये MN श्रीनिवास का या BR अम्बेडकर का। अभी मैं इस क्वेश्चन को स्लिप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको करवाएंगे। AR देसाई की राष्ट्रवाद की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? EH कार से। किससे? EH कार। आगे है भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वर और क्षैतिज
एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? 49वें का बताइए क्या होगा? लुइस डियूमा, डेविड हार्डीमैन, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। सभी का ऑप्शन है वो डी आ रहा है, एम एन श्रीनिवास बिल्कुल राइट होता है। ये क्षैतिज और लंबवत एकात्मकता क्या है? ये कहता है कि जाति है वो 4 खंडों में विभाजित है, 1 2 3 और 4, और इनमें जजमानी प्रथा पाई जाती है, इनमें जजमानी प्रथा पाई जाती है। अब ये एक दूसरे पे आश्रित है, इनमें एकता पाई जाती है। अब एक ही जाति है, जैसे क्षेत्रीय जातियों की बात करें, अब इनमें भी बहुत सारी हजारों की संख्या में जातियां हैं, इनमें एकता पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज एकता। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे जीएस गुरिये ने जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र अध्ययन करना है में क्या कहा कि किसके अनुसार अब जाति में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है? ये एम एन श्रीनिवास ने ही कहा है, लेकिन कई बार ऑप्शन नहीं होता है तो चेंज हो जाती है चीजें। ऑप्शन के हिसाब से चीजें हैं वो चेंज होती रहती है। तो किसने कहा इन्होंने? भारत की परंपरा का, संस्कृत साहित्य की, तो मेन रूप से जो भारतीय परंपरा का ज्ञान होता है तो उसे संस्कृत साहित्य से उसका नॉलेज होना चाहिए। संस्कृत साहित्य का नॉलेज है उसको होना चाहिए। हाँ, अगर यहां पे आता ना डीपी मुखर्जी, कि डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज को समझने के लिए किसका अध्ययन होना जरूरी है? तो राइट आंसर होता ए, भारत की परंपराओं का। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो बदलती रहती है। तो ये 50 क्वेश्चन आज मैं इसमें करवा रहा हूं। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।